इस समय छोटा वीर पहले ही दौड़कर अग्नि के पास पहुंच चुका था। दीदी, दीदी, बहुत बुरा हुआ, युवराज विक्रम यहाँ आ गए हैं। वह छोटे वीर ने पीछे मुड़कर देखा कि विक्रम सिंह लंबे डग भरते हुए अंदर आ रहे थे। उसका चेहरा तुरंत डर के मारे पीला पड़ गया और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अग्नि ने ऊपर देखा और दरवाजे की ओर नजर दौड़ाई। इस बीच विक्रम सिंह और उनका दल आंगन में खड़ी अग्नि की ओर देख रहे थे। ये आंखें, गड़गड़ाहट, ये साफ आसमान से गिरने वाली बिजली की तरह था जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को सन्न कर दिया। चारों ओर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह की गहरी खूबसूरत आंखें अपने सामने खड़ी अग्नि पर टिकी थीं। उनकी नज़रें इतनी तीव्रता से जल रही थीं जिसका उन्हें खुद भी एहसास नहीं था। समर अपने सामने खड़ी अग्नि को अवाक होकर घूरता रहा। उसकी आंखें पूरी तरह फटी हुई थीं, मानो वे अपने सॉकेट से बाहर आ जाएंगी। यहाँ तक कि गंभीर और कठोर शौर्य भी सन्न होकर चुप हो गया। देवी मोहिनी को अपने सिर में एक गड़गड़ाहट महसूस हुई। उसके दिमाग के आसमान में बिजलियां कड़कीं और बादल गरजे, चिंगारियां उड़ीं और मूसलाधार बारिश हुई जिसने उसके खुद को धोखा देने वाले सभी भ्रमों को बुझा दिया। विक्रम राठौर और स्वाति भी सन्न रह गए और लंबे समय तक वहीं खड़े रहे। वे अपने होश में वापस नहीं आ पा रहे थे। अग्नि इस समय इतनी खूबसूरत लग रही थी। कितनी खूबसूरत! उसके नैन नक्श बेहद आकर्षक थे। उसकी आंखें चमकीली और दांत सफ़ेद थे। उसकी त्वचा दमक रही थी। उसकी सुंदरता मनमोहक थी। उसका आकर्षण मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसकी कशिश अविस्मरणीय थी। सभी तारीफों को मिला दिया जाए तो भी उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता के 1% का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, हद से ज्यादा खूबसूरत। हे भगवान! सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला समर था। उसने अपनी आंखें रगड़ी, फिर उन्हें दोबारा रगड़ा। क्या ये सच में मेरी कल्पना नहीं है? हालांकि मुझे पता था कि यह लड़की बड़ी होकर सुंदर बनेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि 5 साल बाद वह इतनी आश्चर्यजनक सुंदरता में बदल जाएगी। इतनी खूबसूरत! समर देवी मोहिनी की ओर मुड़ा और बोला, क्या तुमने ये देखा? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मैंने तुम्हें बताया था ना कि अग्नि खूबसूरत है, सही कहा ना? अब जब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, है ना? देवी मोहिनी सच में समर का गला घोंटना चाहती थी। वह इतनी अंधी नहीं है कि सुंदरता और बदसूरती के बीच अंतर न कर सके। भले ही वह न चाहे, वह इतनी आश्चर्यजनक सुंदरता वाले किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके उसे बदसूरत नहीं कह सकती। क्या कह सकती है? वह जानती है कि अग्नि खूबसूरत है, तो समर उसे इस तरह बार बार क्यों याद दिला रहा है? क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है? मैं बहुत गुस्से में हूँ। देवी मोहिनी ने समर को गुस्से से घूरा। उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं। बगल में खड़ी स्वाति ने छुपकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसके मांस में चुभ रहे थे। अग्नि, तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे ही तुमने सुना कि युवराज विक्रम आ रहे हैं, तुमने तुरंत सज धज कर खुद को एक आश्चर्यजनक सुंदरी में बदल लिया। हर कोई जानता है कि तुम क्या सोच रही हो। अब जब युवराज विक्रम ने आखिरकार मुझ में दिलचस्पी दिखाई है, तो तुम उन्हें मुझसे छीनना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। इस समय अग्नि, वह लगभग तबाह सी महसूस कर रही थी। विक्रम सिंह की आंखें बहुत गहरी, बहुत चमकीली थीं और उनमें एक ऐसी तीखी अंतर्दृष्टि थी जो सब कुछ आर पार देख सकती थी। उनकी तेज, बाज जैसी आंखों में घूरते हुए अग्नि को ऐसा लगा जैसे उसे कांटों से चुभाया जा रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शांत और संयमित रहो। यदि कोई भी कमी पकड़ी गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे, ये सोचकर अग्नि ने चुपकर अपनी मुट्ठी भींची। उसने अपनी सुंदर मां को खुद को इस तरह सजाने की अनुमति इसलिए दी थी ताकि वह उस बदसूरत लड़की छोटी अग्नि होने के शक को खत्म कर सके। अब सबसे महत्वपूर्ण समय है और वह कोई गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ये सोचकर अग्नि ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी पोशाक उठाई और हर कदम इस तरह बढ़ाया मानो किसी पैमाने से मापा गया हो। एक कुलीन घराने की युवा महिला की तरह उतनी ही गरिमापूर्ण, नियमों को चरम सीमा तक ले जाते हुए। वह विक्रम सिंह के सामने दृढ़ता से खड़ी हुई, गहराई से सिर झुकाया और शालीनता से घुटनों के बल बैठ गई। ये तुच्छ महिला राठौर परिवार की एक सदस्य, महामहिम युवराज का अभिवादन करती है। आप असीम आशीर्वाद और शांति का आनंद लें। उसने पूरी शिष्टाचार दिनचर्या को पूरी तरह से निभाया, बिना कोई अतिरिक्त कदम उठाए या एक भी अतिरिक्त शब्द कहे। एक पैमाने से मापी गई लकड़ी की सुंदरी भावहीन की तरह, जो सुस्त और निर्जीव दिख रही थी, और उसमें उस जीवंत और चंचल आत्मा का कोई नामोनिशान नहीं था जो कभी उसके भीतर हुआ करती थी। विक्रम सिंह की घनी भौहें और गहरी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। समर इतना हैरान था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। शिष्टाचार पूरा करने के बाद अग्नि ने अपने सामने खड़े हैरान लोगों के समूह को देखा और उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। इस समय वह बर्फीले जंगल वाली छोटी अग्नि के बिल्कुल विपरीत है। भले ही उन्हें पहले कोई शक रहा हो, लेकिन अब तक उन्हें उस शक को किनारे कर देना चाहिए था, है ना? समर ने अपनी आंखें रगड़ी, फिर उन्हें दोबारा रगड़ा। वह थोड़ा चौंका हुआ था।
यह क्या बकवास है? क्या ये सच में वही ऊर्जावान अग्नि है जो उस समय हुआ करती थी? इन पिछले 5 सालों में तुम वास्तव में किस दौर से गुजरी हो? तुम ऐसी अजीब कैसे बन गई? समर ने अग्नि को घूरते हुए उसके चारों ओर बार बार चक्कर लगाया और आलोचनात्मक दृष्टि से उसकी जांच करने लगा। अग्नि ने अपनी मुट्ठियां भींची, लेकिन उसका चेहरा एक लकड़ी की तरह भावहीन निर्जीव सुंदरी जैसा ही रहा। उसने सभी के सामने सिर झुकाया और कहा, मैं एक सम्मानित परिवार की युवा महिला हूं और कभी बाहरी लोगों से नहीं मिलती। मैं अब विदा लूंगी। ये कहने के बाद अग्नि ने शालीनता से सिर झुकाया, उसकी नाजुक और कोमल काया वहां से जाने के लिए तैयार थी। वहीं रुक जाओ, समर ने अपना हाथ उठाते हुए अग्नि की आस्तीन पकड़ ली। अग्नि महसूस कर सकती थी कि एक जलती हुई नज़र उसके हाथ पर टिकी है, जो उसके दाहिने हाथ को इस तरह छेद रही थी मानो सुइयों से चुभाया जा रहा हो। स्पष्ट रूप से यह विक्रम सिंह की नज़र थी। सामने विक्रम सिंह को शक करते हुए और पीछे से समर को सवाल करते हुए देखकर अग्नि ने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभानी थी, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। अग्नि ने ऊपर देखा, उसकी खूबसूरत पानी जैसी आंखें समर पर टिकी थीं, और उसने एक कठोर और भावहीन आवाज में कहा, युवा समर, पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए। यदि आप मुझे नहीं छोड़ते हैं तो मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस लोहे के खंभे पर अपना सिर पटकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इन शब्दों ने समर को चौंका दिया, जिसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन उसकी नज़रें अग्नि पर टिकी रहीं, हालांकि उसकी बाहों के बीच अप्रसन्नता की एक झलक दिखाई दी। उसने त्योरियां चढ़ाईं और मन ही मन बड़बड़ाया, क्या 5 साल सच में इतना कुछ बदल सकते हैं? उस समय जब अग्नि उसके साथ लड़ी थी तो वह अविश्वसनीय रूप से उग्र और बहादुर थी। इतनी कम उम्र में भी वह जानती थी कि एक घातक लात ग्रोइन किक का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन अब वह खुद को तुच्छ महिला कहती रहती है और उसके सामने झुकती रहती है, जो घृणित है। समर को तो यहाँ तक आश्चर्य होता है कि क्या इस शरीर की आत्मा बदल दी गई है और यह इतनी उबाऊ कैसे हो गई है। अग्नि ने एक बार फिर शालीनता से समर के सामने सिर झुकाया। समर ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया, हिलो मत। ये झुकना और गिड़गिड़ाना बंद करो। तुम कोई नौकर या दासी नहीं हो, तुम इतनी दब्बू क्यों बन रही हो? ये देखने में बहुत घृणित है। जैसा कि कहावत है, उम्मीदें जितनी बड़ी होती हैं, निराशा भी उतनी ही बड़ी होती है। समर की नज़रों में अग्नि हमेशा से वह अलग थलग, गर्वित लेकिन ऊर्जावान छोटी लड़की रही थी, जो उगते सूरज की तरह जीवन थी। वह उसके वर्तमान कठोर और पुराने ख्यालों वाले रूप से बिल्कुल अलग थी, जो किसी पुराने विद्वान के समान लग रही थी। इसलिए समर ने अपनी आस्तीन झटकी और मुड़ गया। वह कुछ उदास लग रहा था। वह निराश था और साथ ही खुद से नाराज भी था। शौर्य ने अग्नि की ओर देखते हुए गहरी त्योरियां चढ़ाईं, उसके हाव भाव भी निराशा से भरे थे। देवी मोहिनी शुरू में अग्नि की आश्चर्यजनक सुंदरता से चकित थी, लेकिन उसके निर्जीव, सुस्त और कठोर रूप को देखकर वह असीम खुशी से भर गई। हा अग्नि, तुम्हारे पास इतना आश्चर्यजनक चेहरा है, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व एक नज़र ही किसी को भी नफरत से भरने के लिए काफ़ी है। तो सुंदर होने का क्या फ़ायदा? विक्रम राठौर और स्वाति ने एक दूसरे की ओर देखा। अजीब बात है, अग्नि अभी इतनी अहंकारी थी, अचानक वह ऐसी कैसे बन गई? समर निराशा से भर गया था। उसने विक्रम सिंह से कहा, यह उबाऊ है, बहुत उबाऊ है। इस राठौर हवेली में रुकने का कोई मतलब नहीं है। समर शुरू में अग्नि को लेकर बहुत उम्मीदों से भरा था, लेकिन अब पूरी तरह से निराश होने के बाद वह बहुत उदास था। चलो चलो चलते हैं। यहाँ रुकने का क्या मतलब है? समर ने अपना हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। अग्नि बहुत खुश थी और उसने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या आप लोग जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, जल्दी करो और जाओ। समर का तो जिक्र ही मत करो, वह खुद इतना सुस्त और लकड़ी निर्जीव होने का नाटक कर रही थी कि उसे खुद ही उल्टी आने वाली थी। ठीक है। हालांकि समर के कुछ कदम चलने के बाद उसने पाया कि विक्रम सिंह अभी भी उसी जगह पर खड़े थे। विक्रम सिंह की नज़र खतरनाक और गहरी थी, जो खतरनाक रूप से सिकुड़ रही थी। उनकी आकर्षक गहरी आंखें अथाह थीं और कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वह क्या सोच रहे थे। भाई विक्रम, क्या आप नहीं जा रहे हैं? समर ने आह भरी, उसका चेहरा निराशा से भरा था। क्या राठौर हवेली में रुकने का कोई मतलब था? हाँ, वे अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? अग्नि को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने सब कुछ योजना के अनुसार तय कर लिया था। जैसे ही विक्रम सिंह और अन्य लोग चले जाएंगे, वह तुरंत औषधि बनाने के कमरे में प्रवेश करेगी और जितनी जल्दी हो सके नवचक्र कायाकल्प औषधि तैयार करेगी, ताकि वह फिर से अपनी साधना शुरू कर सके। वह सचमुच और इंतजार नहीं कर सकती थी। हालांकि इस समय विक्रम सिंह की नज़रें जलती हुई और तीव्र थीं, उनकी आंखें गहरी और शांत थीं, और वे अग्नि को इस तरह घूर रहे थे मानो बर्फीले जंगल में राक्षसों का सबसे खतरनाक और भयानक राजा हो। उन खतरनाक आंखों वाले विक्रम सिंह को घूरते हुए अग्नि ने महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे लगा जैसे उसका दिल उसके गले से बाहर आ जाएगा।
विक्रम सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया। अग्नि के दिल की धड़कन रुक सी गई। विक्रम सिंह क्या करने की योजना बना रहे हैं? तभी समर ने विक्रम सिंह को घूरा। भाई विक्रम, कहीं वास्तव में आपके मन में उसके लिए भावनाएं तो नहीं हैं, है ना? समर ने अविश्वास भरी नज़र से विक्रम सिंह को देखा। ये लड़की सुंदर है, लेकिन क्या आपको सच में ये सुस्त, लकड़ी जैसी, पुराने ख्यालों वाली और किताबी ज्ञान बघारने वाली निर्जीव सुंदरी पसंद है? विक्रम सिंह ने एक गहरी सांस ली। उनकी ठंडी नज़रें समर पर टिकी थीं। समर ने जल्दी से आत्मसमर्पण के भाव में अपने हाथ उठाए। ठीक है, अगर आपको ये पसंद है, मित्र विक्रम। क्या तुम्हारी आंखें खराब हैं? विक्रम सिंह के शब्दों में शर्मिंदगी और गुस्से की एक झलक प्रतीत हो रही थी। विक्रम सिंह हमेशा वही कहते थे जो उनका मतलब होता था, इसलिए वे लगभग कभी भी 4 शब्दों से ज़्यादा नहीं बोलते थे। लेकिन अब, शायद समर द्वारा उकसाए जाने पर, उन्होंने वास्तव में एक वाक्य में 5 शब्द कह दिए। ये कहने के बाद विक्रम सिंह ने अपनी आस्तीन झटकी, मुड़े और चले गए। समर ने अपनी छाती थपथपाई। मुझे पता था। मित्र विक्रम को ऐसी लड़की में दिलचस्पी कैसे हो सकती है? अगर उन्होंने इससे शादी कर ली तो क्या वह हर दिन लकड़ी के एक कुंदे के साथ सो रहे होंगे? इसके बारे में सोचना ही भयानक है। बोलते बोलते समर तेजी से विक्रम सिंह के पीछे पीछे चला गया। शौर्य ने एक पल के लिए अग्नि को ध्यान से देखा, फिर वह भी मुड़ा और चला गया। देवी मोहिनी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए विजयी भाव से अग्नि के चारों ओर घूमी और उसे तिरस्कारपूर्ण नज़र से देखते हुए बोली, ये सुंदर तो है, लेकिन इसमें कोई आत्मा चेतना नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। ये कहने के बाद देवी मोहिनी मुड़ी और चली गई। उसने पीछे मुड़कर अग्नि की ओर हाथ हिलाया, मानो वह अग्नि को प्यार में ऐसा कोई प्रतिद्वंद्वी ही न मानती हो जो उसके लिए जरा भी खतरा पैदा कर सके। विक्रम राठौर ने अग्नि को गुस्से से घूरा और तेजी से विक्रम सिंह के पीछे चला गया। खुद को देखो, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। तुमने हमारे राठौर घराने को पूरी तरह से अपमानित किया है। स्वाति ने अग्नि को व्यंग्यात्मक ढंग से घूरा। तुम्हें क्या लगता है कि सज धज कर, एक गुणवान और आज्ञाकारी महिला की भूमिका निभाकर और अनिच्छा का नाटक करके तुम महामहिम युवराज को कुछ करने पर मजबूर कर दोगी? कितनी हास्यास्पद बात है। दरवाजे की ओर भागने से पहले स्वाति ने अग्नि को खुशी और घमंड भरी नज़र से देखा। अंदर आए लोगों की उस भीड़ को पलक झपकते ही बिना कोई सुराग छोड़े गायब होते देख अग्नि बहुत रोमांचित थी। यह एक सफलता थी। वह वास्तव में उन्हें बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही थी। इसका मतलब यह था कि कोई नहीं जानता कि वह छोटी अग्नि है और कोई नहीं जानता कि अमर दिव्य फल का रस उसी के हाथों में है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। अग्नि ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह अंततः नवचक्र कायाकल्प औषधि तैयार करना शुरू कर सकती थी। जैसे ही अग्नि औषधि बनाने के कमरे में दौड़ने वाली थी, उसकी सुंदर मां ने अग्नि का हाथ पकड़ लिया। उनकी दयनीय आंखें अग्नि की ओर देख रही थीं। अग्नि किसी की भी दलीलों का विरोध कर सकती थी, लेकिन जब उसकी सुंदर मां ने उसे इतनी दयनीय दृष्टि से देखा तो वह इनकार का एक भी शब्द कैसे बोल सकती थी? क्या हुआ, मां? अग्नि ने नरमी से पूछा। सुंदर मां ने अपने सपाट पेट को सहलाया और दयनीय दिखते हुए कहा, भूख लगी है। अग्नि, बहुत भूख लगी है। सुंदर मां की तारों जैसी आंखें और भी दयनीय लग रही थीं। अग्नि अपने जीवन में अगर किसी चीज को सबसे कम बर्दाश्त कर सकती थी तो वह थी अपनी सुंदर मां की विनती भरी नजर और आवाज। क्या नवचक्र कायाकल्प औषधि महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। लेकिन उसकी सुंदर मां की तुलना में अग्नि ने आह भरी। नवचक्र कायाकल्प औषधि इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसकी सुंदर मां का पेट भूखा नहीं रह सकता था। तो अग्नि ने अपनी मां को बेबसी से देखा। कभी कभी उसे ये भी आश्चर्य होता था कि क्या उसकी और उसकी सुंदर मां की भूमिकाएं बदल गई हैं। उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह एक बेटी पाल रही हो? ये सोचकर अग्नि खुद को रुआंसा होने से नहीं रोक पाए। दीदी, दीदी, क्या आप खाना बनाने जा रही हैं? क्या आप सच में खाना बनाने जा रही हैं? छोटा वीर, जो काफी देर से ये सब सुन रहा था, चमकती आंखों के साथ उत्साह से चिल्लाया, दीदी, आपको हमारे लिए अपने हाथों से खाना बनाए हुए बहुत समय हो गया है। छोटे वीर को देखकर, जिसकी आंखें चमक रही थीं, और फिर अपनी सुंदर मां को देखकर, जिनकी आंखें भी दमक रही थीं, अग्नि निशब्द रह गई। क्या मेरे हाथ का बना खाना सच में इतना स्वादिष्ट होता है? हाँ, छोटे वीर ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींची। दीदी, क्या आप नहीं जानती? आपके द्वारा बनाया गया खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और उन्हें लगता है कि वे अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। हम। सुंदर मां का मासूम चेहरा और उनकी पवित्र, मासूम आंखें इस समय असामान्य रूप से उत्साहित थीं। उन्होंने न केवल सिर हिलाया, बल्कि अग्नि की बांह को भी कसकर पकड़ लिया। छोटा वीर तारीफ करता रहा, इसके अलावा आपके खाने में एक ऐसा उपचारात्मक सुकून देने वाला स्वाद होता है जो बेहद गर्मजोशी का एहसास कराता है। हम। सुंदर मां ने अपनी साफ, हिरनी जैसी आंखों से अग्नि को देखा और बहुत गंभीरता से सिर हिलाया।
अपने पिछले जन्म में एक शीर्ष खुफिया एजेंट होने के अलावा अग्नि की एक और पहचान थी, एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय शेफ। उसने विभिन्न प्रकार की पाक कलाओं में महारत हासिल करने में 3 साल बिताए थे, जिसमें 7 प्रमुख शैलियों और 8 देशों के व्यंजनों का सार शामिल था। अग्नि ने लाचारी से आह भरी, ठीक है, चूंकि आपको ये पसंद है तो चलिए इसे एक जश्न मान लेते हैं। हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? कि युवराज और बाकी लोग सफलतापूर्वक बेवकूफ़ बन गए और वापस लौट गए? छोटे वीर ने उत्सुकता से पूछा। स्वाभाविक रूप से यह इस बात का जश्न मनाने के लिए था कि उसने अमर दिव्य फल से दिव्य रस प्राप्त कर लिया था, और निश्चित रूप से ये भी कि वह जल्द ही अपनी साधना फिर से शुरू करने में सक्षम होगी। हालांकि अग्नि ने इसे जोर से नहीं कहा, क्योंकि उसके छोटे भाई से राज उगलवाना बहुत आसान था। जब अग्नि रसोई में व्यस्त थी, विक्रम सिंह और उनका दल राठौर हवेली से निकल चुके थे। हालांकि विक्रम राठौर लगातार माफी मांग रहा था, लेकिन विक्रम सिंह की गहरी आंखें अथाह बनी रहीं, जिससे उन्हें समझना असंभव था। समर की भावनाएं उसके चेहरे पर साफ झलक रही थीं, इसलिए वे बहुत स्पष्ट थीं। उसने अपना सिर खुजलाया और बार बार बड़बड़ाया, अग्नि ऐसी क्यों हो गई? वह इतनी उबाऊ कैसे हो गई? देवी मोहिनी ने समर की ओर देखा, इसमें इतना अजीब क्या है? क्या? देवी मोहिनी ने व्यंग्य करते हुए कहा, युवा समर, जरा सोचिए। अग्नि अभी किस स्थिति में है? वह एक कचरा, बेकार इंसान है, एक ऐसा कचरा जिसे उसके परिवार ने उत्तरी सीमांत शहर में छोड़ दिया है। उसके लिए इस जन्म में साधना करना असंभव है, इसलिए अभी उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सभी ने देवी मोहिनी को घूरा, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। देवी मोहिनी ने घमंड से कहा, इसलिए उसके लिए अब सबसे अच्छी बात यह है कि वह लालित्य और सद्गुण, अच्छे संस्कार की प्रतिष्ठा हासिल करे, फिर किसी अच्छे परिवार में शादी करे और अपने छोटे से जीवन का बाकी हिस्सा गुजारे। तो अगर उसने अपनी मूल जीवंतता खो दी है और एक किताबी ज्ञान बघारने वाली, रूढ़िवादी और उबाऊ लड़की बन गई है, तो इसमें गलत क्या है? समर इसका खंडन करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह विरोध में एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। वह केवल देवी मोहिनी को खाली नज़रों से घूर सकता था। क्या सच में ऐसा है? वह हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया की है। वह अब एक आम नागरिक है, जबकि हम, देवी मोहिनी ने विजयी भाव से कहा, हम असीम संभावनाओं और उज्ज्वल भविष्य वाले साधक हैं। यह एक दूर का किनारा है जिसका अग्नि केवल सपना ही देख सकती है। इसलिए अब हमें अग्नि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसे हवा के साथ उड़ जाने दो, उसे भूल जाओ। देवी मोहिनी अब अग्नि को प्यार में अपनी प्रतिद्वंद्वी नहीं मानती, क्योंकि वह इसके लायक नहीं है। समर ने अपना सिर खुजलाया, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन लग रहा था कि कुछ तो गलत है। वे इस समय सड़क पर खड़े थे। 2 छोटी लड़कियां उनके पास से गुजरीं। वे चलते चलते बात कर रही थीं। अंजलि दीदी, क्या आपने सच में 5वीं बेटी को पकौड़ियाँ दीं? क्या 5वीं बेटी सच में उन्हें घर ले गईं? हे भगवान, कितनी अच्छी बात है। अंजलि ने एक भौं उठाई और घमंड से मुस्कुराई, बिल्कुल। हमारी 5वीं बेटी किस तरह की इंसान है? सच्ची, दयालु, जीवंत, फुर्तीली, उत्साही, दुनिया के सारे शब्द मिला दिए जाएं तो भी उनकी अच्छाई का वर्णन करने के लिए काफ़ी नहीं है। तुम्हारे परिवार की पकौड़ी की दुकान की गुप्त विधि रेसिपी 5वीं बेटी से ही मिली है ना, है कि नहीं? अंजलि इस विषय से नहीं कतराई और तुरंत हंस पड़ी, बिल्कुल सही। उस समय जब 5वीं बेटी ने देखा कि हमारे परिवार में सिर्फ बूढ़े और बच्चे हैं और हम बिल्कुल अकेले हैं, तो उन्होंने आसानी से हमें पकौड़ी बनाना सिखा दिया, जिससे हमारे परिवार को जीवित रहने का एक हुनर मिल गया। 5वीं बेटी की ये दया हमें दूसरा जीवन देने के समान है। मैं, अंजलि, भविष्य में उनके लिए आग और पानी से गुजरने, अपनी जान की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं करूंगी। 5वीं बेटी कितनी अच्छी इंसान है, लेकिन मैंने सुना है कि राजधानी से 2 लोग आए हैं। एक राठौर घराने का बड़ा युवा मालिक है और दूसरी राठौर घराने की छठी युवा मालकिन है। ये दोनों लोग हमारी 5वीं बेटी के प्रति दुश्मनी से भरे हुए हैं। वे इंसानी रूप में जानवरों जैसे दिखते हैं। जैसे ही अंजलि और उसकी दोस्त चलते हुए गपशप कर रही थीं, समर और उसका दल वहीं के वहीं सन रह गए। 5वीं बेटी, राजधानी से आए लोग, युवा मालिक राठौर और छठी मालकिन राठौर। क्या? समर ने अंजलि को पकड़ लिया, जो सिर झुकाए अपनी दोस्त से बात कर रही थी। तुम जिस 5वीं बेटी के बारे में बात कर रही हो, तुम्हारा मतलब कहीं अग्नि से तो नहीं है ना? समर ने अंजलि को पकड़ लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंजलि ने समर को अजीब भाव से देखा। आप, ये युवक इतना सुंदर है, लाल होंठ, सफ़ेद दांत और नाजुक नैन नक्श। अंजलि ने अपने पूरे जीवन में ऐसा खूबसूरत युवक कभी नहीं देखा था, और वह तुरंत उसके रूप रंग को देखकर सन रह गई। समर आमतौर पर काफ़ी चतुर था। वह जानता था कि वह सामान्य तरीकों से उससे जानकारी नहीं उगलवा पाएगा, इसलिए उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम अग्नि के बारे में तो बात नहीं कर रही हो, है ना? राठौर घराने की वह बेकार 5वीं बेटी। ये सुनकर अंजलि के चेहरे के भाव तुरंत बिगड़ गए। उसने जोर से समर का हाथ झटक दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा धधक रहा था और उसने उसे घूरते हुए कहा, आपका क्या मतलब है?
बेकार पांचवी बेटी से आपका क्या मतलब है? हमारी पांचवी बेटी अविश्वसनीय रूप से सक्षम है, वह बेकार कैसे हो सकती है? अंजलि के बगल वाली लड़की का नाम सुनैना है। वह भी अग्नि की एक छोटी प्रशंसक है, इसलिए ये सौम्य दिखने वाली लड़की भी गुस्से में समर को घूर रही है। उन दोनों लड़कियों की डांट से समर थोड़ा चकरा गया। आपको समझना होगा, वह समर है, युवा समर, राजधानी की अनगिनत लड़कियों के सपनों का राजकुमार, और अब उसके मुंह पर उसका अपमान किया जा रहा है। समर चिढ़ गया था और उसने झल्लाहट में कहा, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अग्नि किसी काम की नहीं है और वह लकड़ी के एक कुंदे की तरह है, सुस्त और बेवकूफ़, पूरी तरह से उबाऊ। अरे, अंजलि सच में बहुत गुस्से में थी। उसने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और समर को घूरा। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आप इतने सुंदर दिखते हैं, आप इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं? हमारी पांचवी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप इस तरह से उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हैं? समर ने अपनी ही नाक की ओर इशारा किया। मैंने किसी को बदनाम नहीं किया। आप अभी भी कह रहे हैं कि आपने हमारी पांचवी बेटी को बदनाम नहीं किया। आपने अभी क्या कहा कि हमारी पांचवी बेटी लकड़ी के एक कुंदे की तरह है, सुस्त और बेवकूफ़ है, उबाऊ है। आप अपनी आंखें खोलकर ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हैं? हमारी पांचवी बेटी जीवंत, खुशमिजाज, जोशीली, दयालु और सच्ची हैं। वह लकड़ी के कुंदे की तरह कैसे हो सकती हैं? अंजलि की जुबान बहुत तेज थी और उसने गुस्से से समर को घूरा। अंजलि की नज़रों में अग्नि न केवल उसके परिवार की रक्षक थी, बल्कि उसकी सबसे श्रद्धेय और प्रशंसनीय आदर्श भी थी। वह दूसरों की आलोचना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ये पूरी तरह से असहनीय था। बिल्कुल, सुनैना, जो थोड़ी छोटी थी, अंजलि की तरह ही अपने हाथ अपनी कमर पर रखकर जोर से बोली। अंजलि की फटकार से समर का युवा जोश भड़क उठा और वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, अग्नि सुस्त नहीं है। हे, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, ये झूठ कैसे हो सकता है? वह इंसान अब एक ऐसी व्यक्ति बन गई है जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, नियमों का सख्ती से पालन करती है, दकियानुसी और संकीर्ण विचारों वाली है, पूरी तरह से किताबी ज्ञान बघारने वाली है और जिद और सुस्ती की आभा बिखेरती है। अंजलि ने भी व्यंग्य किया, हम सभी ने अपनी दीदी अग्नि की दयालुता, उत्साह, जीवंतता, प्रसन्नता और दूसरों की मदद करने की भावना देखी है। बिल्कुल, सुनैना ने उत्साहपूर्वक उसका साथ दिया। समर ने उपहास करते हुए कहा, तुम जैसी आम लड़कियों को उससे मिलने का कोई मौका नहीं मिल सकता। क्या मजाक है? ऐसा नहीं है कि समर उन्हें नीची नज़र से देखता है, बस बात यह है कि अग्नि अब बहुत ही एकांतप्रिय और नियमों का पालन करने वाली बन गई है, वह कभी सड़क पर नहीं निकलेगी। पफ अंजलि हंसी, उसने समर को तिरस्कारपूर्ण नज़र से देखा। आप, जो इतने सम्मानित दिखते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने अभिमानी होंगे। हाँ, आप एक युवा मालिक हैं, आप उच्च और महान हैं, आप हम आम लोगों को नीची नज़र से देखते हैं, लेकिन आपको ये कहने का क्या अधिकार है कि हमारी दीदी अग्नि भी वैसी ही हैं? बात करते करते अंजलि ने अपना हाथ हिलाया और पड़ोसियों को आवाज़ दी, कमला चाची, चंपा दादी, रामू काका, जल्दी आओ। ये लोग हमारी पांचवी बेटी का अपमान कर रहे हैं। क्या? सभी पड़ोसी अपने अपने छोटे मोटे कामों में व्यस्त थे, लेकिन जब उन्होंने अंजलि की आवाज़ सुनी तो उन्होंने तुरंत विरोध जताया। कमला चाची पलटा लहराते हुए दौड़ी आईं, कौन? हमारी पांचवी बेटी के बारे में किसने बुरा भला कहा? रसोई का चाकू पकड़े चंपा दादी कांपते हाथों से भारी कदमों के साथ आईं, कौन है? हमारी पांचवी बेटी के बारे में किसने बुरा कहा? रामू काका, गीता मौसी, शंकर दादा। शुरुआत में हर कोई अपना अपना काम कर रहा था, लेकिन अंजलि की आवाज़ सुनकर सभी ने अपने अपने हथियार औजार उठा लिए और दौड़ पड़े और उन्होंने समर को घेर लिया। समर और विक्रम सिंह पहले एक साथ खड़े थे, लेकिन भारी भीड़ ने उन्हें अलग कर दिया। सबने समर को घेर लिया, वे अपने अपने हथियार लहरा रहे थे और बहुत खतरनाक लग रहे थे। हमारी पांचवी बेटी को इस तरह बदनाम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी पांचवी बेटी से उस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। समर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। यह क्या बकवास है? क्या ये सब लोग पागल हो गए हैं? मुझे छोड़ो, मेरे कपड़े मत फाड़ो। अनगिनत हाथ समर को खींच रहे थे और उसके कपड़े लगभग फटने ही वाले थे। हमारी पांचवी बेटी बहुत अच्छी है, उसने मेरे बेटे की जान बचाई। उसके बिना हमारा पूरा परिवार मर चुका होता। तुम्हारी उसे बुरा कहने की हिम्मत कैसे हुई? रामू काका ने गुस्से से समर को घूरा। समर, बिल्कुल सही, अगर पांचवी बेटी नहीं होती तो मेरा ये कमज़ोर शरीर अब तक कफन में लिपटा होता। पांचवी बेटी ने मेरी जान बचाई है। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि पांचवी बेटी अपने एकांत कमरों में छिपी रहती है और दुनिया से अनजान है? तुम्हारा इरादा क्या है? समर, हमारी पांचवी बेटी अभी कुछ ही दिन पहले पड़ोसी शहर में मरीजों का इलाज करने गई थी। इतनी दयालु इंसान, और तुमने सच में उनके बारे में ऐसा कहा? क्या तुम्हारे अंदर कोई ज़मीर नहीं है?
तुम्हारे जैसा सुंदर इंसान इतना बेदिल कैसे हो सकता है? समर। जब देवी मोहिनी ने समर को भीड़ द्वारा छाती पर उंगलियां चुभोए जाते पूरी तरह से घबराए हुए और बार बार पीछे हटते देखा तो उसे बहुत राहत महसूस हुई और उसने अपनी छाती पर हाथ रख लिया। भगवान का शुक्र है कि वह आगे नहीं आए, वरना इस समय लोग उसी पर हमला कर रहे होते। विक्रम सिंह की आंखें स्याही की तरह गहरी थीं, उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे थे। वे अपने सामने के दृश्य को सोच विचार करते हुए देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़र समय और स्थान की दूरी को पार करते हुए किसी अज्ञात दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही थी। कौन? हमारी पांचवी बेटी का अपमान कौन कर रहा है? तभी दो बुजुर्ग दौड़ते हुए आए, एक के हाथ में बेलन था और दूसरे के हाथ में एक बड़ा चाकू। वे दोनों बुजुर्ग देखने में बहुत बूढ़े लग रहे थे, लेकिन वे बहुत तेजी से चल रहे थे और उनके चेहरों पर जल्दबाजी झलक रही थी। दादा दादी। अंजलि दौड़कर गई और उसने अपने दोनों हाथों से उन दोनों बुजुर्गों को सहारा दिया। छोटी अंजलि, हमारी पांचवी बेटी का अपमान किसने किया? जल्दी बताओ, हमारी पांचवी बेटी का अपमान करने की हिम्मत कौन कर रहा है? मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। बड़ा चाकू पकड़े अंजलि के दादा हाँफते हुए दौड़े आए, उनका चेहरा न्यायपूर्ण क्रोध से भरा हुआ था। बगल में खड़ी अंजलि की दादी भी बहुत गुस्से में थीं। वह हमेशा कोमल और दयालु रहती थीं और पहले कभी इतनी क्रोधित नहीं हुई थीं। उन्होंने अंजलि को पकड़ा और गुस्से से कहा, छोटी अंजलि, इस दुनिया के लोग इतने बेदिल कैसे हो सकते हैं? पांचवी बेटी कितनी अच्छी इंसान है और फिर भी उसे बुरा भला कहा गया। मुझे बताओ, कौन है वह? समर। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी शिकायत इस हद तक बढ़ जाएगी। समर ने विक्रम सिंह को दयनीय दृष्टि से देखा, मानो मदद की गुहार लगा रहा हो। हालांकि विक्रम सिंह ने अपना चेहरा घुमा लिया, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए और दूर के नज़ारों को निहारने लगे। समर लगभग फूट फूट कर रो पड़ा। हर कोई वास्तव में एक तरफ खड़ा हो गया और ऐसा नाटक करने लगा मानो वे उसे जानते ही न हों। आखिरकार लोगों के उस जनसैलाब से बच निकलने के बाद उसके कपड़ों में इतनी सिलवटें आ गई थीं कि उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता था। तुम लोग सच में बहुत बुरे हो, समर ने अपने दोस्तों को डांटते हुए कहा। तुम्हें अपना मुंह खोलने के लिए किसने कहा था? देवी मोहिनी ने झुंझलाहट में अपने हाथ फैलाए। क्या तुम अग्नि से नफरत नहीं करती हो? तुम मेरे पक्ष में क्यों नहीं हो? समर बहुत गुस्से में था। देवी मोहिनी ने अपने हाथ फैलाए। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब झुकना चाहिए, ठीक है? कौन जानता है कि इन आम लोगों को क्या हो गया है? वे सभी पागलों की तरह अग्नि की रक्षा कर रहे हैं, मानो उसके बारे में एक भी बुरा शब्द कहना बहुत बड़ा अपराध हो। ये लोग बस पागल हैं। देवी मोहिनी के चेहरे पर अत्यधिक राहत के भाव देखकर समर को घोर निराशा महसूस हुई। उसने गुस्से से अपना हाथ हिलाया। बिल्कुल नहीं, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। शौर्य के तनावपूर्ण चेहरे पर रोशनी की एक किरण दिखाई दी और उसने अचानक पूछा, अग्नि, अग्नि आखिर किस तरह की इंसान है? इन शब्दों ने वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को चौंका दिया। अग्नि वास्तव में कौन है? क्या वह सुस्त और लकड़ी निर्जीव जैसी अग्नि है, या वह वैसी जीवंत, उत्साही और दयालु अग्नि है जैसा कि आम जनता बता रही है? शौर्य ने आगे कहा, एक व्यक्ति बिका हुआ हो सकता है, दो लोग नाटक करने वाले हो सकते हैं, लेकिन पूरी सड़क पर इतने सारे लोग अग्नि की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि उन सभी का नाटक करना संभव है? देवी मोहिनी ने आगे बढ़कर एक कदम उठाया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्दों को वापस निकल गई। हाँ, रसोई के चाकू और बेलन लहराते हुए इन आम लोगों को देखकर यह सब झूठ कैसे हो सकता है? अगर वे नाटक नहीं कर रहे हैं तो अग्नि बस बेवकूफ़ होने का नाटक कर रही है। समर इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा विकृत और पीला पड़ गया था। चलो वापस राठौर हवेली चलते हैं और अचानक छापा मारते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि अग्नि वास्तव में किस तरह की इंसान है। समर तूफान की तरह वापस मुड़ा। सबने मुड़कर विक्रम सिंह की ओर देखा, क्योंकि वापस जाना है या नहीं, यह फैसला विक्रम सिंह को करना था, समर को नहीं। शुरू से ही विक्रम सिंह की नज़रें गहरी और शांत थीं, मानो वे गहरी सोच में हों। इस समय उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और उसी रास्ते पर वापस चल पड़े जिस रास्ते से वे आए थे। शौर्य के दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। बॉस विक्रम के व्यक्तित्व को देखते हुए वे समर की इस बकवास में उसका साथ क्यों देंगे? इसमें ज़रूर कोई दाल में काला है। राठौर हवेली। विक्रम सिंह और उनके दल के जाने के बाद अग्नि तुरंत खुशी से पागल हो उठी। बर्फीले जंगल की बुरी किस्मत को धोने और अमर दिव्य फल सफलतापूर्वक प्राप्त करने का जश्न मनाने के लिए अग्नि ने अपनी सुंदर माँ और छोटे वीर के लिए अपने हाथों से एक मेज़ भर के स्वादिष्ट खाना बनाया। अग्नि की पाक कला सच में असाधारण है। आखिरकार वह कभी चीनी पाक कला इंटरनेशनल कुजीन की विशेषज्ञ रह चुकी थी। आधे घंटे से भी कम समय में सभी 10 व्यंजन परोस दिए गए। इस बार अग्नि ने ताज़े, खुशबूदार, मसालेदार और मुंह में पानी ला देने वाले सेचुआन व्यंजनों की एक श्रृंखला तैयार की थी। कुन पाओ झींगा प्रॉन्स, मसालेदार उबला हुआ हिरण का मांस, मसालेदार कीमा नूडल्स जिसे चींटियों का पेड़ पर चढ़ना भी कहते हैं,
खट्टा मीठा सुअर का मांस, पोर्क टेंडरलॉइन, भरवा बाग त्वचा वाली हरी मिर्च, मूली के साथ भुना हुआ मांस, बांस के स्टीमर में भाप में पका हुआ बीफ। कुल 9 मुख्य व्यंजन, साथ में जुबानवेई हैम वाले चावल। जैसे ही व्यंजन परोसे गए, मेज पर सब कुछ चटक लाल दिखाई दे रहा था, इतना लाल और मसालेदार कि आंखों में लगभग आंसू ही आ जाएं। लेकिन सुंदर माँ और छोटे वीर की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये कल्पना करना मुश्किल है कि मेरी माँ जैसी सौम्य महिला को भी तीखे और मसालेदार स्वादों का इतना शौक होगा, ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। जैसे ही सभी लोग खाने की तीलियां चॉपस्टिक्स उठाने वाले थे, अचानक दरवाजे के बाहर से जल्दबाजी भरे कदमों की आहट आई। खतरनाक तरीके से आते हुए लोगों के समूह को देखकर विक्रम राठौर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। विक्रम सिंह और उनके दल के जाने के बाद वह काफ़ी नाराज था। उसे आखिरकार युवराज विक्रम सिंह को खुश करने का मौका मिला था, लेकिन अग्नि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो जैसे ही विक्रम राठौर और स्वाति अग्नि से हिसाब बराबर करने वाले थे, उन्होंने युवराज के दल को वापस आते देखा। विक्रम राठौर खुशी से फूला नहीं समाया और कुछ बोलने ही वाला था कि समर एक आश्चर्यजनक गति से अंदर की ओर दौड़ा। विक्रम सिंह और शौर्य के दल ने भी अपनी नज़रें सीधे आगे रखीं और वे सीधे बीच के आंगन की ओर बढ़ गए जहां अग्नि थी। विक्रम राठौर और स्वाति ने एक दूसरे को देखा। क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि अग्नि ने विक्रम सिंह को नाराज करने के बाद समर को भी नाराज कर दिया हो? स्वाति चिंतित और क्रोधित दोनों थी। हताशा में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोली, वह अग्नि, वह सच में एक मुसीबत है। हालांकि विक्रम राठौर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में भी यही विचार था। सोचने का समय न होने के कारण दोनों भाई बहन केवल उनके पीछे पीछे जल्दी से जा ही सकते थे। तो जैसे ही अग्नि और उसका 3 लोगों का परिवार अपनी दावत का आनंद लेने वाले थे, जल्दबाजी भरे कदम पास आए और एक जोरदार आवाज के साथ आंगन के गेट को लात मारकर खोल दिया गया। सुंदर माँ और छोटा वीर इतने हैरान हुए कि वे लगभग उछल ही पड़े। अग्नि ने आगे कदम बढ़ाया और अपनी पीले पड़े चेहरे वाली माँ और छोटे वीर को अपने पीछे छिपा लिया। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं और वह दरवाजे की ओर ठंडी और तेज नजरों से घूरने लगी। तो जैसे ही समर ने कमरे में प्रवेश किया, उसकी नज़रें सीधे अग्नि की नज़रों से टकराईं। एक पल के लिए समर का दिल कांप उठा। ये आंखें इतनी जानी पहचानी हैं, मानो मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा हो। समर ने उस विचार याद को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिजली की तरह गायब हो गया। चाहे उसने अपना दिमाग कितना भी क्यों न लगाया हो, वह उसे पकड़ नहीं सका। इस समय अग्नि ने अपने सामने खड़े युवाओं के समूह को आश्चर्य से देखा। हे भगवान, वे सच में वापस आ गए। यह क्या हो रहा है? जब अग्नि ने समर के चेहरे पर हैरानी देखी, तो वह तुरंत समझ गई कि हालात बिगड़ने वाले हैं। खाना बनाने में आसानी हो, इसके लिए उसने बहुत पहले ही अपने भारी भरकम और आकर्षक कपड़े उतार दिए थे और एक बहुत ही साधारण सी पोशाक पहन ली थी। विस्तृत और उत्तम फीनिक्स जैड रंगीन पत्थर वाला हेयरपिन, बालों का कांटा बहुत पहले ही हटा दिया गया था और सावधानी से लगाया गया मेकअप स्वाभाविक रूप से धुल चुका था। इस समय अग्नि अपना सारा रूप, रंग और चमक दमक धोकर एक शांत और सौम्य आचरण में लौट आई थी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी सुंदरता बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, बल्कि उसमें एक जमीन से जुड़ा हुआ आकर्षण आ गया था जो उसे और भी अधिक मनमोहक बना रहा था। समर ने अग्नि की ओर इशारा किया, तुम। वह लड़की, अभी जब हमारी नज़रें मिली तो उसकी आंखों में जो तेज चमक थी और जो आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी, वह बिल्कुल भी एक सुस्त, लकड़ी, निर्जीव जैसी सुंदर लड़की नहीं लग रही थी। वह वैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ये स्पष्ट रूप से 5 साल पहले वाली ही अग्नि है। अग्नि, तुमने सच में हमें धोखा दिया। समर आक्रामक तरीके से अग्नि के पास गया और उसे घूरते हुए बोला। उसके पीले पड़े चेहरे और गुस्सैल आंखों से मूर्ख बनाए जाने पर अपमान का भाव झलक रहा था। अग्नि पूरी तरह से मासूम और उलझन में दिख रही थी। कैसा धोखा? समर ने व्यंग्य किया, बेवकूफ़ बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अभी जो दिखावा किया वह तुमने जानबूझकर नहीं किया था? अग्नि पूरी तरह से मासूम लग रही थी। मैंने कहाँ दिखावा किया? तुम्हारी अभी भी यह कहने की हिम्मत है कि तुमने ऐसा नहीं किया? क्या तुम एक लकड़ी की भावहीन सुंदरी होने का नाटक नहीं कर रही थी? करते रहो नाटक, करते रहो। समर गुस्से से आग बबूला था। भगवान जानता है कि अग्नि के किताबी और उबाऊ स्वभाव को देखकर वह कितना निराश हुआ था। अग्नि भला इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? उसने जोर देकर कहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने अच्छे से कपड़े पहने और तैयार हुई, तुम मुझ पर नाटक करने का आरोप लगा रहे हो। तुम सच में नेकी का मोल नहीं समझते। समर ने व्यंग्य करते हुए कहा, नेकी का मोल नहीं समझता? मुझे हंसी आ रही है। तुम्हारी सच में ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? अग्नि, तुम सच में कमाल हो। समर को बेवकूफ़ बनाने के लिए नासमझ होने का नाटक करते हुए अग्नि ने बचने का कोई रास्ता खोजने की बहुत कोशिश की। ये सच में किसे पता था कि वे अचानक छापा मारेंगे?
छोटे वीर ने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज की ओर ललचाई नजरों से देखा। उसने अपने गुड़गुड़ाते पेट को छुआ, उसका दिल टूट रहा था। जो चीज़ आप चाहते हो लेकिन उसे पा न सकें, उसे सामने देखने की भावना को कौन समझता है। तो जल्दी से मेज तक पहुंचने के लिए छोटे वीर ने कहा, मेरी दीदी खास तौर पर आप लोगों के लिए ही तैयार हुई थीं। ये सुनकर सभी उस गोरे और सुंदर लड़के को घूरने लगे। छोटे वीर ने कहा, बिल्कुल सही, आप लोग युवराज का खास दल हैं, खासकर चून की युवराज विक्रम सिंह खुद यहाँ हैं। मेरी दीदी अपनी सबसे अच्छी पोशाक में तैयार कैसे नहीं होती। दुनिया की कौन सी लड़की अपने सबसे अच्छे कपड़ों में तैयार नहीं होगी। समर सन रह गया, वह विरोध करना चाहता था लेकिन उसने खुद को इसका खंडन करने में असमर्थ पाया। सुंदर माँ शुरू में ये कहना चाहती थी कि वह वही थी जो अग्नि को सजाना चाहती थी, लेकिन समर के भयंकर रूप को देखकर उन्होंने मुंह फुला लिया और सोचा कि इसे भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि वैसे भी यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। लेकिन जहां उसकी सुंदर माँ को लगा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, वहीं अग्नि को लगा कि यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से समर और बाकी लोग उसे देख रहे थे वह बहुत ही स्पष्ट और अजीब था। और फिर विक्रम सिंह भी तो हैं, वह इंसान भी अजीब है। उसकी याद में उन्होंने कभी भी लड़कियों का नाम अपने साथ जोड़ा जाना पसंद नहीं किया था, लेकिन जब से वह इस कमरे में आई थी, विक्रम सिंह की नज़रें जलती हुई आग की तरह तेज थीं, जिससे अग्नि के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अग्नि, कहीं तुम हमारे युवराज विक्रम को पसंद तो नहीं करती? देवी मोहिनी, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल उठी। ये शब्द सभी पर बिजली की तरह गिरे। सन सन सन। हर किसी की नज़र बिजली की तरह अग्नि की ओर घूम गई। यहाँ तक कि विक्रम सिंह भी अग्नि को घूर रहे थे। अग्नि चौंक गई, वह पीछे उछली और जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए घबराहट में बोली, क्या 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 अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनना सबसे बुनियादी शिष्टाचार नहीं है? तुम लोग इतनी मनगढ़ंत बातें क्यों बना रहे हो? मनगढ़ंत बातें? समर ने व्यंग्य किया। मुझे लगता है कि तुम बस हमारे बॉस विक्रम को पसंद करती हो, इसलिए तुम जानबूझकर इतनी सुंदरता से तैयार हुई और उन्हें लुभाने के लिए एक सौम्य और संस्कारी महिला होने का नाटक किया। मुझे बताओ, क्या यही बात है? अग्नि स्पष्ट रूप से विक्रम सिंह की नज़रों को खुद पर टिका हुआ महसूस कर सकती थी, जो इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे वह जल रही हो। वे आंखें सुइयों की तरह तेज और आग की तरह झुलसा देने वाली थीं। अग्नि को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। विक्रम सिंह गुस्सा होने वाले थे। उन्हें लड़कियों द्वारा पसंद किया जाना सबसे ज्यादा नापसंद था, और जब वे अपना आपा खो देते थे तो वे किसी की जान भी ले सकते थे। ये सोचकर कि उसने अभी तक साधना करने के लिए नवचक्र कायाकल्प औषधि नहीं ली थी, और अपनी नाजुक, रोने वाली, सुंदर माँ और अपने मासूम, प्यारे छोटे भाई के बारे में सोचकर अग्नि ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भला उन्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ? क्या मजाक है? सच्चाई को छिपाने की कोशिश करने से हालात और भी खराब होते हैं। ये देखकर कि अग्नि घबराई हुई है, समर शांत और संयमित रहा। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखते हुए उसने आराम से कहा, स्पष्टीकरण केवल एक पर्दा डालना है, और पर्दा डालना सिर्फ कहानियां गढ़ना है। छोटी अग्नि, तुम्हारी कहानियां गढ़ने की कला सच में काफी प्रभावशाली है। अग्नि, सच में? हालांकि इससे पहले कि अग्नि अपनी बात पूरी कर पाती, समर ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। मैं जानता हूं कि तुम हमारे बॉस विक्रम को पसंद करती हो, और तुम सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सज धज कर आए हो, लेकिन समर ने अग्नि को एक असहाय, घृणित और उलझन भरे भाव से घूरा। लेकिन अगर तुम तैयार होती भी हो, तो क्या तुम कम से कम इसमें थोड़ी सी तो मेहनत नहीं कर सकती थी? हमारे बॉस विक्रम को वह लकड़ी, निर्जीव, भावहीन जैसी सुंदर छवि सबसे ज्यादा नापसंद है, क्या तुम ये जानती हो? अग्नि सच में ये कहना चाहती थी कि ठीक इसी वजह से, क्योंकि वह ये जानती थी, उसने जानबूझकर एक लकड़ी जैसी सुंदरी के रूप में तैयार होने का फैसला किया था। ठीक है, लेकिन क्या वह सबके सामने, खासकर विक्रम सिंह की मौजूदगी में, ऐसा कहने की हिम्मत कर सकती थी? अग्नि असहाय और उलझन में थी। सुंदर माँ उनकी यह बहस देख रही थीं, और वे बहुत नाखुश थीं। उन्होंने चुपके से अग्नि की आस्तीन खींची। उसकी सुंदर माँ उसे खाने के लिए कह रही थी, और अग्नि समझ गई, लेकिन अभी उसके हाथ में पहल करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वह असहाय महसूस कर रही थी। भूख लगी है, ये देखकर कि अग्नि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सुंदर माँ ने अपने हल्के गुलाबी होठों को काटा और धीरे से कहा। उनकी आवाज़ में थोड़ी सी शिकायत झलक रही थी। हालांकि आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन समर और अन्य लोगों के सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए जाहिर है कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया। इसलिए सभी की नज़रें सुंदर माँ पर और फिर खाने की मेज़ पर मुड़ गईं। मेज़ स्वादिष्ट व्यंजनों से लदी हुई थी, और ताज़े, मसालेदार और सुन्न कर देने वाले तीखे स्वादों की महक पूरे कमरे में भर गई थी, जिससे किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। हालांकि समर ने सुंदर माँ को और फिर भारी मसालों और तेल वाले व्यंजनों से भरी मेज़ को देखा, उसकी आंखों में उलझन का भाव आ गया। इतनी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला व्यंजनों से भरी इस मेज़ के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी।
सुंदर माँ ने अग्नि को कोहनी मारी, फिर से अग्नि को कोहनी मारी, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसलिए सुंदर माँ के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी खूबसूरत आंखें, जो पतझड़ के साफ पानी की तरह थीं, सभी पर दौड़ीं और उन्होंने अचानक पूछा, क्या आप लोग खाना चाहते हैं? इससे पहले कि समर कुछ बोल पाता, देवी मोहिनी ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या ये इंसानों के खाने लायक भी है? तुम्हें सच में लगता है कि हम इसे खाएंगे? युवा मालिक राठौर, क्या आपको नहीं लगता कि यह हमारे युवराज का अपमान है? विक्रम राठौर के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने सुंदर माँ को घूरा और उन्हें चेतावनी भरी नज़र से देखा। सुंदर माँ को विक्रम राठौर की कोई परवाह नहीं थी। जब उन्होंने देवी मोहिनी को ये कहते सुना कि उसे इन व्यंजनों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वे खुशी से झूम उठीं। अग्नि अपनी सुंदर माँ को परेशान होते नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने समर और अन्य लोगों को नज़रअंदाज किया, एक कुर्सी खींची और अपनी माँ को बैठा दिया। छोटे वीर की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह एक फुर्तीले बंदर की तरह तेजी से चला और पलक झपकते ही वह अपनी सुंदर माँ के पास पहुंच गया, एक कुर्सी खींची और बैठ गया। समर, विक्रम राठौर, सबके चेहरों पर हैरानी देखकर अग्नि ने विनम्र होने का नाटक करते हुए कहा, ये बस घर का बना साधारण सा खाना है। आप लोग भी बैठकर हमारे साथ क्यों नहीं खाते? मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ। अग्नि केवल इतना जानती थी कि युवराज के दल के इन युवाओं को अच्छे कपड़ों और स्वादिष्ट पकवानों के साथ लाड़ प्यार की आदत थी, तो भला वे इन तीखे और सुन्न कर देने वाले व्यंजनों के आदी कैसे हो सकते हैं? विशेषकर विक्रम सिंह, वे निश्चित रूप से मुड़ेंगे और चले जाएंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। विक्रम सिंह के बेदाग सुंदर चेहरे पर त्योरियां चढ़ गईं, उनकी आंखें गहरे तिरस्कार से भर गईं। भारी तेल, मसालेदार खुरदरी चाय, सादा चावल, एकदम साधारण और रूखा। ये सुनकर देवी मोहिनी की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह ये जानती थी, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। देवी मोहिनी ने विक्रम सिंह को ध्यान से देखा। वह अच्छी तरह जानती थी कि युवराज कौन थे। महल जैसी जगह में पले बड़े होने के कारण उन्होंने किन किन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद नहीं लिया होगा। उनका चरित्र और परवरिश कैसी थी? क्या वे ऐसा खुरदरा साधारण खाना खाएंगे जो इतना तैलीय और मसालेदार था? ये बात तो बस हंसने लायक थी। अग्नि के फुर्तीले रूप को देखकर देवी मोहिनी तुरंत सतर्क हो गई, लेकिन उसे इस तरह मौत को दावत देते देख देवी मोहिनी ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। अग्नि भला उसकी बराबरी कैसे कर सकती थी? हालांकि जब समर ने अग्नि को कुशलता से अपनी सुंदर माँ की देखभाल करते हुए और यहाँ तक कि उन्हें एक सुंदर एप्रन, खाना खाते समय कपड़े गंदे न होने देने वाला वस्त्र पहनाते हुए देखा, तो किसी कारण से उसे अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी महसूस हुई। जिस गति से अग्नि की सुंदर माँ और मूर्ख छोटा भाई खा रहे थे, उसे देखकर समर भी हैरान था। ये दोनों लोग बहुत तेजी से खाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच काफी अंतर था। छोटे वीर को किसी और चीज की परवाह नहीं थी, उसने बस खाना उठाया और अपने मुंह में ठूंस लिया। खाते समय उसकी आंखें चमक रही थीं और वह पूरी तरह से इसका आनंद ले रहा था। हालांकि अग्नि की सुंदर माँ का अंदाज बिल्कुल अलग था। खाने की तीलियां, चॉपस्टिक्स पकड़ते समय उनकी मुद्रा बहुत ही शालीन थी। उनके खाने के तरीके भी बहुत ही शालीन थे, और यहाँ तक कि जिस तरह से वह हड्डियां थूकती थीं वह भी अविश्वसनीय रूप से शालीन था। लेकिन सिर्फ 1 मिनट में पूरी प्लेट हड्डियों और झींगे प्रॉन्स के सिरों से कैसे भर गई? क्या ये सच में इतना स्वादिष्ट है? समर को अचानक इसे चखने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वह तुरंत विक्रम सिंह की ओर मुड़ा और बोला, भाई विक्रम, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। मैं रुककर इसे चखना चाहूंगा। आखिरकार बर्फीले जंगल से यहाँ तक पैदल चलकर आने के बाद मुझे सच में बहुत भूख लगी है। विक्रम सिंह। समर ने विक्रम सिंह के चेहरे के बदलते भाव नहीं देखे। वह दौड़कर अग्नि के पास गया, अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और उसे नीचे देखने लगा। अग्नि की उलझन को देखकर समर ने जल्दी से आग्रह किया, मुझे इसे बांधने, एप्रन पहनाने में मदद करो। अग्नि ने छुपकर अपनी मुट्ठी भींची। हालांकि वह वही थी जिसने उसे आमंत्रित किया था, इसलिए अब मना करना बहुत ही बनावटी लगेगा। इसलिए अग्नि केवल समर को देखकर जबरदस्ती मुस्कुरा सकी और उसे एप्रन पहनाने में मदद की। हे, समर ने खुशी खुशी एक कुर्सी ढूंढी, अपनी चॉपस्टिक से एक कुन पाव झींगा प्रॉन्स उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। सच कहूं तो उसे इस खाने से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, वह केवल उत्सुकतावश ही बैठा था। लेकिन जब उसने कुन पाव झींगा अपने मुंह में रखा और एक बाइट ली, समर की साफ और सुंदर आंखें डिंग की आवाज के साथ तुरंत चमक उठीं। हे भगवान, समर ने चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसने दूसरा खून जैसा लाल झींगा उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि आप लगभग सिर्फ एक धुंधली परछाई ही देख सकते थे। जब सुंदर माँ और छोटे वीर ने इतने कड़े प्रतिद्वंद्वी को देखा तो वे तुरंत चिंतित हो गए। उन्होंने गुस्से से समर को घूरा, यह बाहरी व्यक्ति जो उनका खाना चुराने की कोशिश कर रहा था, और उन्होंने अपने खाने की गति बढ़ा दी।
शौर्य अपनी त्योरियां चढ़ाए हुए था और समर को यह अस्वस्थ खाना खाने से रोकने ही वाला था, लेकिन समर को जिस तरह से भूखे भेड़िए की तरह खाते हुए देखा वह एक पल के लिए झिझका और फिर पूछा, इसका स्वाद कैसा है? वे इतने मज़े से खा रहे थे कि शौर्य, जो पहले से ही भूख से मर रहा था, और भी ज्यादा खाने के लिए ललचाने लगा। ये स्वादिष्ट नहीं है, ये स्वादिष्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। समर ने तेजी से अपनी चॉपस्टिक्स चलाईं, उसका मुंह खाने से भरा हुआ था, उसकी आंखें उसके सामने रखे व्यंजनों पर टिकी थीं, और उसने शौर्य की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। शौर्य ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। ये स्वादिष्ट नहीं है। अगर यह स्वादिष्ट नहीं है तो तुमने अपनी नज़रें क्यों नहीं हटाईं? अगर यह स्वादिष्ट नहीं है तो तुमने इसे भूखे भेड़िए की तरह क्यों खाया? सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं है तो तुम पक्का मुझसे झूठ बोलकर खुद इसे खा जाओगे, ठीक है ना, समर? हालांकि शौर्य कठोर और गंभीर था, लेकिन वह भी एक युवा था और उसकी उत्सुकता जाग उठी थी। ये याद करते हुए कि उसने पहले कभी अग्नि के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा था, वह स्वाभाविक रूप से उसके पास गया और उसके हाथ से एक एप्रन ले लिया। अग्नि। शौर्य ने अग्नि की ओर एक नज़र भी नहीं देखा। उसने समर के बगल में एक कुर्सी ढूंढी, चॉपस्टिक्स उठाई, मिर्च के तेल वाले कटोरे में से हिरण के मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। शौर्य की हरकतें तुरंत थम गईं। बहुत तीखा है। ये बहुत सुन्न कर देने वाला तेज है। उसके माथे से तुरंत पसीना बहने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और यहाँ तक कि उसकी नाक से निकलने वाली सांस भी गर्म थी। मुझे समर ने धोखा दिया। ये शौर्य का पहला विचार था। वह तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स फेंक कर जाना चाहता था, लेकिन शुरुआती तीखेपन के बाद एक अभूतपूर्व स्वाद के अनुभव ने शौर्य को उठने नहीं दिया। एक इतनी अजीब भावना थी। भले ही तीखेपन से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वह अपनी चॉपस्टिक्स को नीचे नहीं रख पा रहा था। यह क्या हो रहा था? एक अध्ययनशील रवैये के साथ शौर्य ने अपनी चॉपस्टिक्स दूसरी, तीसरी, चौथी बार उठाई। उसे खुद भी नहीं पता था कि खाना उठाने की उसकी गति तेज से और तेज होती जा रही थी, यहाँ तक कि अंत में वह समर की गति की लगभग बराबरी करने लगा था। देवी मोहिनी ने अविश्वास से घूरा, यह जरूर उसकी कल्पना होगी, है ना? विक्रम सिंह को वहां त्योरियां चढ़ाए खड़े देखकर समर ने तुरंत कहा, भाई विक्रम, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप पहले क्यों नहीं चले जाते? मैं वादा करता हूं कि जैसे ही हम खाना खत्म करेंगे हम आपसे आकर मिलेंगे। विक्रम सिंह का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था, एक बर्तन की तरह काला, एक अंधेरी धुंध की तरह उदास, और उनके शरीर से एक डरावनी आभा निकल रही थी। पूरे कमरे का तापमान कई डिग्री नीचे गिर गया। अग्नि ने समर को देखा, फिर विक्रम सिंह को देखा और विनम्रता से पेशकश की, युवराज विक्रम, आप कुछ क्यों नहीं लेते? कुछ मांस उठाते हुए समर बुदबुदाया, छोटी अग्नि, कृपया बोलना बंद करो। हमारे बॉस विक्रम कौन हैं? केवल शौर्य और मैं ही तुम्हारे द्वारा बनाया गया ये साधारण खाना खा सकते हैं। हमारे बॉस विक्रम को ये खाना खिलाना उनका अपमान है। विक्रम सिंह। उनका पहले से ही काला पड़ा हुआ चेहरा और भी काला हो गया, मानो उसमें से स्याही टपकने वाली हो। अग्नि। मैं समझ गई। विक्रम राठौर ने अग्नि को घूरा, तुमने किस तरह के व्यंजन बनाए हैं? तुम्हारी महामहिम युवराज को ये परोसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहती हो? बात करते हुए विक्रम राठौर विक्रम सिंह के सामने झुका और गिड़गिड़ाया। उसका सम्मानजनक तरीका चापलूसी की हदों को पार कर रहा था। महामहिम, हवेली के रसोइये काफ़ी कुशल हैं। आप मेरे साथ मुख्य कक्ष में क्यों नहीं चलते? ठीक जब सभी को लगा कि विक्रम सिंह मुड़ेंगे और चले जाएंगे, उन्होंने विक्रम राठौर को एक तरफ धकेल दिया और सीधे खाने की मेज पर जाकर बैठ गए। उनके शरीर से अभी भी वह डरावनी आभा निकल रही थी। अग्नि ने अपनी नाक छुई। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे युवराज विक्रम रूठे हुए थे? रूठने पर वह कुछ उसके अपने छोटे वीर जैसा ही लग रहे थे। नहीं नहीं, विक्रम सिंह कौन हैं? वे एक सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं जिनके गुस्से से दुनिया कांपती है। वे भला बच्चों की तरह रूठ कैसे सकते हैं? ये हास्यास्पद है। जब समर ने विक्रम सिंह को बैठते देखा तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि क्या हो रहा है और उसने विक्रम सिंह से मुस्कुराते हुए कहा, यह मूली के साथ भुना हुआ मांस हल्का है और आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन अग्नि ने पाया। तभी विक्रम सिंह की भव्य और शक्तिशाली आकृति अचानक खड़ी हो गई और फिर वे सीधे अग्नि की ओर चल दिए। वे लंबे और आकर्षक थे। अग्नि के सामने खड़े होकर उनकी आंखें उसे नीचे की ओर देख रही थीं, जिससे उसे एक जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। वे बहुत करीब थे, इतने करीब कि अग्नि थोड़ी घबरा गई। विक्रम सिंह आखिर करना क्या चाहते थे? वे लोग जो भूखे भेड़ियों की तरह अपना खाना खा रहे थे, उन सभी ने एक साथ अपना सिर घुमाया और हक्के बक्के होकर विक्रम सिंह को घूरने लगे। वह अग्नि के साथ क्या करना चाहते हैं? हालांकि अगले ही सेकंड विक्रम सिंह ने अपनी बाहें चौड़ी कर लीं। उनकी गहरी आंखें एक खतरनाक रूप के साथ अग्नि को घूर रही थीं, उनकी नज़रें गहरी और अथाह थीं। अग्नि ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। आप क्या करना चाहते हैं? अग्नि को घूरते हुए विक्रम सिंह के हाव भाव ठंडे और अहंकारी थे। इसे पहनाओ। अग्नि ने अपने हाथ में पकड़े हुए बिब एप्रन को देखा।
वह बिब सुंदर माँ द्वारा हाथ से सिला गया था, लेकिन उसका डिज़ाइन अग्नि का था। उस खून जैसे लाल बिब पर एक गोल मटोल छोटी पीली बत्तख बनी हुई थी, जो कोमल और प्यारी थी और पूरी तरह से सुंदर माँ और मासूम छोटे भाई के स्वभाव से मेल खाती थी। समर का स्वभाव भी बड़ी मुश्किल से इसके साथ मेल खाता था, लेकिन विक्रम सिंह। अग्नि ने विक्रम सिंह के अलग थलग और अहंकारी आकर्षक चेहरे को देखा और फिर उस प्यारे और मनमोहक बिब को देखा। विक्रम सिंह सच में इसे पहनना चाहते हैं? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? उस बिब की ओर विक्रम सिंह की नज़र स्पष्ट रूप से तिरस्कार से भरी थी, फिर भी वे अग्नि को ध्यान से घूरते रहे। ठीक है, ठीक है, आप खुद ही इसे पहनना चाहते थे, तो मुझे दोष मत दीजिएगा। अग्नि ने खुद को किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया और फिर विक्रम सिंह को वह खून जैसा लाल बिब पकड़ा दिया। हालांकि विक्रम सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आवाज़ ठंडी रही और उनकी मुद्रा अहंकारी बनी रही। उन्होंने केवल 2 आदेशात्मक शब्द कहे, इसे पहनाओ। अग्नि ने मन ही मन अपने दांत पीसे। क्या इस युवराज के पास हाथ नहीं थे? क्या उसे एप्रन पहनाने के लिए भी किसी की ज़रूरत थी? लेकिन अग्नि की इन शब्दों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि विक्रम सिंह और अन्य लोग अपना खाना खत्म करते ही चले जाएं और बहुत दूर चले जाएं, ताकि वह शांति से अमर दिव्य फल को परिष्कृत कर सके। इसलिए अग्नि ने अस्वीकृति में छुपकर अपनी मुट्ठी भींची, लेकिन बाहर से वह दब्बू दिख रही थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। महामहिम ने आदेश दिया है, मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हो सकती है? विक्रम सिंह सीधे और लंबे थे, अग्नि से पूरे 1.5 सिर लंबे, इसलिए बिब पहनाने के लिए उसे अपने पंजों के बल खड़ा होना पड़ा। समय बचाने और इसे जल्दी से पूरा करने के लिए अग्नि ने अपनी बाहें विक्रम सिंह की मजबूत कमर के चारों ओर लपेटी और उसके हाथों ने बड़ी चतुराई से एक गांठ बांध दी। विक्रम सिंह ने नीचे देखा और एक छोटे से सिर को एक छोटे हिरण की तरह अपनी छाती से टकराते हुए देखा। उन्हें ये काफ़ी प्यारा लगा और यहाँ तक कि उन्हें उस सिर को उंगली से छूने की इच्छा भी हुई। इस समय समर अपने सामने ये नज़ारा होते हुए देख रहा था। उसके नज़रिए से ऐसा लग रहा था जैसे अग्नि जानबूझकर खुद को विक्रम सिंह की बाहों में फेंक रही हो। इसलिए समर ने 2 बार अपनी जीभ चटखाई। छोटी अग्नि, तुम अभी भी कहती हो कि तुम हमारे बॉस विक्रम को पसंद नहीं करती। अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करती, तो क्या तुम इस तरह उनकी बाहों में गिरती? छी, ऐसी लड़कियां जो कहती कुछ और हैं और करती कुछ और, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती हैं। अग्नि, उसने समर को घूरा। वह इतनी गुस्से में थी कि लगभग उस पर झपटने ही वाली थी। उसमें ऐसा क्या है जो वह विक्रम सिंह को पसंद करेगी? लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा है? ये सोचकर अग्नि ने झुंझलाहट के साथ समर को देखा। मैं बस इसकी डोरी बांध रही हूँ, है ना? क्या तुमने अपनी बेल्ट नहीं बंधवाई थी? समर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पलटवार किया। अभी जब तुम मेरी डोरी बांध रही थी, तो तुम एक पिल्ले की तरह मेरे पीछे दौड़कर आई थी और 1 सेकंड में काम पूरा कर दिया था। लेकिन अब खुद को देखो। समर बहुत मतलबी है। उसके ऐसा कहने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने अग्नि की ओर अजीब नज़रों से देखा। अग्नि लगभग हताश हो चुकी थी। वह घबरा गई और उसने जल्दी से उन्हें छोड़ दिया और पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन उसके ठीक पीछे एक कुर्सी थी, इसलिए एक जोरदार आवाज़ के साथ अग्नि का पैर कुर्सी के पैर से टकराया और दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं थी। सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से असंतुलित होकर आगे की ओर लुढ़क गया। धड़ाम, अग्नि का सिर सीधे विक्रम सिंह की छाती से जा टकराया। दूसरों के नज़रिए से ये स्पष्ट रूप से, वाह छोटी अग्नि, तुम अभी भी कहती हो कि तुमने खुद को उनकी बाहों में नहीं फेंका। तुम पाखंडी दोगली लड़की। समर ने इस नज़ारे का मजा लेते हुए अपने मुंह में मांस ठूंसते हुए कहा। अग्नि इतनी क्रोधित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से विक्रम सिंह की मजबूत कमर पकड़ी और एक कदम पीछे हट गई। विक्रम सिंह ने नीचे अग्नि की ओर देखा। उनकी आंखें गहरी और चमकीली थीं, मानो अनगिनत तारे चमक रहे हों। अग्नि की नज़र विक्रम सिंह की नज़रों से मिली और अप्रत्याशित रूप से दोनों के बीच चिंगारियां उड़ीं। दोनों ने ही अनजाने में अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। ये नज़ारा कुछ अजीब और असहज हो गया। अहम, विक्रम सिंह ने धीरे से खांसा। उनके दाहिने हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी और वे चुपचाप अपनी पुरानी जगह पर वापस चले गए। मुंह में मांस का एक टुकड़ा लिए और अपने गाल फुलाए हुए समर ने विक्रम सिंह को वापस जाते देखा और बुदबुदाया, भाई विक्रम, क्या सच में उन्हें ऐसे ही पीछे धकेल दिया गया? अग्नि ने आह भरी और अपना माथा पीटा, फिर समर को जोर देते हुए कहा, यह सच में एक हादसा था, अप्रत्याशित था। समर ने अग्नि की ओर अपनी सुंदर आंखें झपकाईं। एक हादसा? हे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ काफ़ी सारे हादसे हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे समर के सामने रखे व्यंजन उठा लिए। खाना भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं रख सकता, तो मत खाओ। समर तुरंत घबरा गया। उसने दोनों हाथों से व्यंजनों को ढक लिया। नहीं नहीं नहीं, छोटी मालकिन, मैं गलत था, ठीक है। हाँ हाँ, वह सब एक हादसा था, सब कुछ एक हादसा था।
तुम जानबूझकर बॉस विक्रम के करीब नहीं गई, तुमने जानबूझकर कोई हादसा नहीं किया, तुम हमारे बॉस विक्रम को पसंद नहीं करती हो, ठीक है। अग्नि, समर की सफाई से ऐसा क्यों लग रहा है कि वह जितना समझाने की कोशिश कर रहा है, बात उतनी ही बिगड़ती जा रही है। ये स्पष्ट रूप से एक हादसा था। हम्फ, देवी मोहिनी इन भुक्खड़ों को देखकर लगभग पागल होने वाली थी। क्या समर में जरा भी आत्मसम्मान नहीं है? उत्तरी राठौर राजघराने के सबसे सम्मानित युवा राजकुमार के रूप में उसने कौन सा अच्छा खाना नहीं खाया है? वह लाल तेल से चमकते इन कुछ प्लेट व्यंजनों से इतनी आसानी से कैसे पिघल सकता है? यहाँ तक कि विक्रम सिंह ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने वास्तव में अपनी चॉपस्टिक्स उठाईं और खाना शुरू कर दिया। स्वस्थ खान पान का क्या हुआ? विक्रम राठौर की नज़र विक्रम सिंह पर टिकी रही। जब उसने देखा कि विक्रम सिंह ने खून जैसा लाल मांस का एक टुकड़ा उठाया और फिर त्योरियां चढ़ाकर दूसरा टुकड़ा उठाया तो वह समझ गया कि विक्रम सिंह फिलहाल जाने वाले नहीं थे। तुरंत विक्रम राठौर ने अपना हाथ उठाया और कहा, ठीक है, सभी भूखे हैं, आइए पहले बैठें और खा लें। खाना खत्म करने के बाद हम किसी भी अन्य विषय पर बात कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए विक्रम राठौर ने पहल की और विक्रम सिंह के बगल वाली निचली सीट पर बैठ गया। विक्रम राठौर बहुत रोमांचित था, क्योंकि युवराज के बगल में बैठने का ऐसा मौका सचमुच जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। खाने की मेज़ पर गिलासों के टकराने के बीच दूसरों के साथ घुलना मिलना और जुड़ना सबसे आसान होता है, इसलिए उसे इस अवसर का लाभ उठाना ही होगा। हालांकि जब विक्रम राठौर ने स्वाति और देवी मोहिनी को बैठने के लिए आमंत्रित किया